हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। एक्चुअली में अब ये जो मैथ विद नहीं विड हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपको मेरी क्लास की अपडेट चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूँ 23 सितंबर शिफ्ट 3। ठीक है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। देखो, ऐसे सवाल हमने पहले भी किए हैं। तो कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाती है? तो इसका सिंपल सा फंडा है। देखो, दुगुनी हो रही है ना, यानी कि 2 की पावर 1 हो रही है। पावर 1 कितने वर्षों में हो रही है? 15 वर्षों में। तो ये जो वर्ष है ना, इसको हम इसकी पावर से कंपेयर करते हैं। जितनी पावर बढ़ेगी उसके रेस्पेक्ट में इसके जो ईयर है वो भी बढ़ जाएंगे। अब बोल रहा है कि 8 गुना हो जाती है। तो देखो, 2 की पावर 3 करेंगे ना हम, 8 गुना हो रही है। तो ये अगर इधर हम 3 कर रहे हैं, 1 का 3 कर रहे हैं, तो इधर भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 15 दिया, 45 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगी। यही आंसर होगा, ये इसका ट्रिक है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या ऐसी है जो न तो परिमेय है और न ही पूर्ण है? यानी कि पी वाई क्यू फॉर्मेट में नहीं है और पूर्णांक भी नहीं है। तो ये तो पूर्णांक हो गया, ये परिमेय हो गई, 3/2 लिख सकते हैं इसको। ये पूर्णांक हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यही करेक्ट होगा हमारा, क्योंकि ये न तो परिमेय है और कोई पूर्णांक भी नहीं है, √2 है ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक ट्रेन मुंबई से 6 बजे चलती है और दोपहर 2:30 बजे कोल्हापुर पहुंचती है। तो कितने घंटे लगे भाई इसको पहुंचने में? इसको लगे भाई 8.5 घंटे, यानी कि 17/2। ओके। अब ये तो हो गया टाइम, इतना टाइम इसको लगा। और स्पीड है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है कि दूरी। हमें पता है डी, डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है। अब स्पीड हमारे पास 60 दी हुई है और टाइम भी हमारे पास 17/2 है। तो हमें बता देंगे डिस्टेंस। तो ये होगी 17 या 51, यानी कि 510 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक गोलाकार टैंक है, पानी से भरा हुआ है। गोलाकार टैंक है, गोले के आकार का, पानी से भरा हुआ है। गोले की त्रिज्या कितनी है भाई? गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर। और टैंक का उपयोग बेलनाकार कंटेनर को भरने में किया जाता है। इस तरीके की बेलनाकार कंटेनर है, उसको भरने के लिए किया जाता है। ये जो बेलनाकार कंटेनर है ये इस टैंक से भरे जाते हैं। ओके। और इसकी बेलनाकार कंटेनर की त्रिज्या भी दे रखी है 1 मीटर। इसकी ऊंचाई भी दी हुई है 12 मीटर। तो पूछा है कि ऐसे कितने कंटेनर हम भर देंगे, दोनों का आयतन हम इक्वल रख लेंगे। तो देखो, जो गोलाकार टैंक है उसका आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब। और बेलन का कितना हो गया भाई? πr²h। अब ऐसे n बेलन भरे जाएंगे सपोज करो, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके। 4/3 से, सॉरी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गए। ओके, इधर हो गया 4/3। आर कितना है? 6 है, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216। एन इंटू इधर आर कितना था? एक ही है आर तो, और एच कितना है? 12 है। अब कैंसिल आउट करो, 12 एकम 12 और 12 × 8 = 96। ओके, ये कट गया। ये 3×18, 6×4 = 24, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 24। ऐसे 24 सिलेंडर हम भर सकते हैं उस टैंक से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक पूर्ण घर के अंदर सबसे बड़ा संभव गोला फिट किया जाता है। सपोज करो ये घन है, मैं इसको 3D में नहीं बना रहा, बट ये कुछ ऐसा ही होगा। जब इसमें गोला फिट करेंगे इस तरीके से, 6 की 6 दीवार से इस तरीके से ये कनेक्ट रहेगा गोला। ओके। अब एक बात बताओ भाई, जो घन है उसकी भुजा क्वेश्चन में दी हुई है कि 8 सेंटीमीटर है। अब घन की 8 सेंटीमीटर है, तो जो ये गोला है इसके अंदर जो फिट किया है, तो इस भुजा की हाफ ही नहीं हो जाएगी? देखो, ये पूरी भी तो 8 होती है, इसकी हाफ नहीं हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी? अब पूछा क्या है? घन के भीतर खाली स्थान, यानी कि ये स्थान जो है ना, ये बताना है बस। अब इसका सिंपल सा फंडा है, जो घन का आयतन है ना, घन का आयतन, उसमें से गोले का आयतन माइनस कर देंगे। 4/3 पाई, अगर ये ए है तो ये a/2 का होल क्यूब।
ये माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ए क्यूब कितना है 512, ए की वैल्यू 8 है ना, और अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो 4 का क्यूब करेंगे 64, और 64 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 पाई हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सेकंड सही हो जाएगा, सेकंड ही होगा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो भाई। ए और बी ने एक व्यापार स्टार्ट किया, तो ए ने कितने रुपए लगाए भाई, 1.5 लाख रुपए लगाए, और बी ने 2 लाख रुपए लगाए। ठीक है, लेकिन ए ने क्या है कि 50,000 रुपए के बराबर कुशल श्रम का भी योगदान दिया। ए ने क्या किया कि भाई 50,000 रुपए के बराबर उसने काम भी कर दिया व्यापार में। जो व्यापार किया था ना उसमें बोला कि 50,000 रुपए का भाई मैं काम भी कर दूंगा। तो बेसिकली जो ए ने रुपए लगाए हैं वो भी 2 लाख लगाए हैं, 2 लाख ही तो हो गया। और बी ने कितने लगाए, बी ने भी 2 लाख लगाए हैं। हालांकि ए ने 1.5 लाख लगाए थे, 50,000 रुपए का काम कर दिया, श्रम का योगदान दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब उसको वर्ष के अंत में 1,20,000 का लाभ हुआ। तो हमें बताना है कि ए का हिस्सा कितना है। एक बात बताओ भाई, इन्वेस्ट कितना किया है ए ने, 2 लाख, और बी ने कितना किया है, 2 लाख। यानी कि जितना अमाउंट इसने किया है इतना ही इसने किया है। तो ए और बी में जो प्रॉफिट आएगा वो भी बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो 1,20,000 है तो 60-60 हजार रुपये मिल जाएंगे दोनों को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक बैनर समलम चतुर्भुज के आकार का है जिसका आधार 5 मीटर है और 3 मीटर है, ऊंचाई इतनी है, छपाई की लागत पूछिए। तो देखो भाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लो पहले। तो क्षेत्रफल कितना है, देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। देखो ये आधार है ना, मतलब समांतर भुजा, तो इनका योग कितना हो गया 8 गुना उनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है भाई समलंब चतुर्भुज का, पिछली वाली सीरीज में बताया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पिछली वाली सीरीज एक बार देखो, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया भाई 2 दूनी 4 और 16 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब भाई 1 मीटर को, 1 मीटर के लिए 250 रुपये ले रहे हैं, तो 16 के लिए कितना लेंगे, 16 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए लगेंगे लागत छपाई के लिए। तो ये हो जाएगा भाई 4,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई। किसान की जमीन 2 आसन समलंब चतुर्भुज से बनी है। 2 समलंब चतुर्भुज है भाई, जो पहला वाला है वो T1 है और जो दूसरा वाला है वो T2 है। अब T1 की बात करें तो उसका आधार 70 मीटर और 50 मीटर, ऊंचाई इतनी है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल देख ले, 1/2 समांतर भुजाओं का योग 120, उनके बीच की दूरी हो गई 20। अगर मैं इसको काटूं तो ये आ गया 10, कुल मिला के यहाँ पे 1200 मीटर स्क्वायर आ गया पहले वाले समलंब चतुर्भुज का। अगर मैं T2 की बात करूं तो इसका आधार 50 और 30 है, ऊंचाई 15 है। तो अगर मैं इसका निकालू क्षेत्रफल तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग 80 और ऊंचाई। ठीक है, अगर मैं इसको काटूं तो ये हो गया 40, 15 चौको 60 और ये हो गया 600 मीटर स्क्वायर। तो टोटल जो हो गया हमारे पास जमीन की कीमत कितनी है, 60 रुपए पर वर्ग मीटर स्क्वायर। ओके, अब टोटल जमीन हमारे पास कितनी हो गई, 1200 प्लस में 600, 1800 मीटर स्क्वायर जमीन हो गई। 1 मीटर स्क्वायर का रुपए है हमारे 60, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे भाई, 18 छः की 108। तो ये हो जाएंगे 1,08,000 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई। समान बहुभुज वाले दो बहुभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजाओं की लंबाई का अनुपात पूछा है। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना, अगर उसका अंडर रूट कर दिया जाए तो उससे भुजाओं की लंबाई का अनुपात निकल जाता है, यानी कि 2:3 है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक छात्र ने एक विषय में 60% अंक और दूसरे में, सॉरी, एक में तो 80% अंक और दूसरे में 60% अंक प्राप्त किए। आप पूछा है कि दोनों विषयों के अधिकतम अंक बराबर हैं। ये बताओ, दोनों विषयों के अधिकतम अंक बराबर तभी तो हो सकते हैं जब एक को भी उतने ही मार्क्स मिले और दूसरे को भी उतने ही मार्क्स मिले। कहने का तात्पर्य है कि इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि ये बता दो कि भाई एवरेज मार्क्स कितने मिले हैं, क्योंकि जो एवरेज होता है वो तो सभी का सेम होता है ना। सपोज करो बोल दिया जाए आपसे क्लास के अंदर 3 बच्चे हैं और उनके मार्क्स का जो एवरेज है वो 70 है, इसका मतलब इसको भी 70 मिले, इसको भी 70 मिले, इसको भी 70 मिले। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है कि अधिकतम अंक दोनों विषयों के, तो उसके लिए इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि 80 प्लस में 60 अपॉन 2, एवरेज ऐसे तो निकलता है।
अगर एवरेज डिटेल जाननी है तो मेरी पिछली सीरीज में जाके एक बार उन वीडियो को देखोगे, पता चल जाएगा एवरेज कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला बताया है मैंने, इसमें ट्रिक बताई है। तो 70 इसका एवरेज आ गया, यानी कि वो अधिकतम अंक हमारे 70 हो जाए। अगर 70 ही पहले विषय में, 70 ही दूसरी विषय में प्राप्त हो, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 70% इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक विक्रेता ने कॉम्बो डील पेश की कि भाई 2 शर्ट की कीमत पर 3 शर्ट ले जाओ। लॉस खा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो जो शर्ट है ये 3 रुपए की आई, ठीक है, लेकिन आप इसे 2 रुपए में ले जाओ। ऐसा बोल रहा है कौन? कॉम्बो डील जो पेश कर रहा है वो विक्रेता बोल रहा है। वो ऐसे कह रहा है कि भाई मेरे तो 3 शर्ट जो 3 रुपए में आई थी, मैं उन 3 शर्ट को आपको 2 रुपए में दे रहा हूं, एक फ्री दे रहा हूं। तो हमें बताना है, अगर प्रत्येक शर्ट की कीमत उसे 300 रुपये पड़ती है तो प्रभावी हानि बतानी है, ठीक है। देखो, या तो हम 300 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक शर्ट की कीमत 300 है, ओके। तो लेकिन 300 तो कट ही जाएंगे, क्योंकि ये रेशियो में निकालना है हमें, तो प्रतिशत में निकालनी है वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है। अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है ना हमें, तब हम इसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन अभी हमें कोई जरूरत है नहीं इस 300 से मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि हमें तो परसेंटेज में आंसर चाहिए फिलहाल। तो भाई 3 रुपए की कोई वस्तु लेके आया और 2 रुपए में बेच रहा है, तो 1 रुपए का लॉस ही तो हो रहा है उसको। जो विक्रेता है उसने कहा कि भाई मैं तो 3 रुपए की 3 लेके आया हूँ, लेकिन आपको क्या है, आपको मैं 2 रुपए की 3 दे रहा हूँ, एक मैं फ्री दे रहा हूँ। तो उसको कितनी हानि हो रही है? 1 रुपए की हानि हो रही है। ये 1 रुपए की जो हानि है, ये बताओ भाई, लॉस परसेंटेज। ये जो 1 रुपए की हानि है, ये सीपी पे कितनी कितनी सीपी है भाई? 3 पे मिल रही है, 3 पे। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो ये आ जाएगा भाई 33, सॉरी 33.33%, यही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ये पॉइंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु की कीमत को x% की कमी की जाए, फिर x% बढ़ा दी जाए, तो अंतिम मूल कीमत 10% कम हो जाती है। x का मान बताना है। जब भी कभी ऐसा हो कि x% की कमी कर दी जाए, x% की वृद्धि कर दी जाए, ऐसा सवाल आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा उसमें हानि ही होती है। और हानि कितनी होती है? उसमें हानि होती है x² अपॉन 100% की हानि होती है, ठीक है। ये हानि होती है इसके अंदर। अब एक बात बताओ, अगर ये हानि होती है लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 10% कम हो जाता है, सेम ही चीज है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। देखो, क्वेश्चन ने बोला कि x% की कमी होती है, x% की वृद्धि होती है। इस केस में हमें पता है कि ये एक ट्रिक है, ये हमें याद रखना है कि x% की वृद्धि हो जाए, x% की कमी हो जाए, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। x² अपॉन 100% की हानि ही होती है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 10% की हानि हो रखी है, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं ना, यस और नो? अब देखो भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, ओके। और x² की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 1000 हो गई। अब निकालना क्या है हमें? निकालना है x का मान, तो इसका रूट कर लो भाई 1000 का। एक बात बताओ भाई, यहाँ पे अगर यहाँ पे 961 होता तो ये 31 का रूट होता, अगर यहाँ पे 1024 होता तो ये 32 का रूट होता। इसका मतलब है आंसर हमारा 31 और 32 के बीच में आएगा। तो एक ही ऑप्शन है ऐसा हमारा, 31.6 है ये, हाँ। तो 31.6 के अप्रोक्स आएगा हमारा आंसर, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, ओके। अगला देखो। 5 संख्याओं का औसत 24 है, अगर सबसे छोटी संख्या 15 है, उसको माइनस कर दो। अब एक बात बताओ भाई, 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो टोटल कितना हो गया? 120। और उसमें से एक संख्या है 15, उसको माइनस कर दिया, अब कितने बचे? टोटल योग कितना बचा? 105। लेकिन ये जो 105 टोटल बचा है, ये 4 संख्याओं का बचा है, क्योंकि एक तो हमने माइनस कर दिया। अब योग को टोटल संख्या 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। यही तो फॉर्मूला होता है एवरेज का। योग को जब देखो, ये मैंने पहले बताया हुआ है प्रीवियस सीरीज में, एक बार जाके देखोगे आपको समझ में आ गया। संख्याओं के योग को कुल संख्या से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाता है। संख्या के कुल संख्या से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाता है, तो वही तो किया हमने। तो देखो ये कितना आ गया, 25 और 26.25, ओके। कैसे किया मैंने? देखो, 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 25 आ जाएगा,
और बचा कितना, 5, 5 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 1.25, तो 26.25 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। एक समांतर चतुर्भुज आधार वाले एक प्रिज्म का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 384 है, आधार का परिमाप बताना। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है वो आ जाता है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है 384, यस और नो 384, पेरीमीटर हमें निकालना है, हाइट हमें दे रखी है 12। तो एक बात बताओ भाई, 12 तिया 36 और 2, 12 दूनी 24, यानी कि पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, यस और नो 24 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा इसमें, सॉरी 24 क्यों हो गया भाई, ये 32 हो गया, ठीक है सॉरी भाई, ये हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक परीक्षा में 25 छात्रों का औसत अंक तो है 68, देखो, और शीर्ष के जो 5 छात्र हैं उनका औसत अंक 18 है, और सबसे कम 5 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का, जो सबसे कम अंक जिनको मिलता है उनका औसत है 50। टोटल कितने छात्र हैं 25। ओके, तो 5 और 5 10, अब 15 का हमें नहीं पता, उन 15 का ही हमें बताना है। टोटल दे रखा है इनका ओवरऑल, तो ओवरऑल कितना दे रखा है 68, कि इनका 68 है। एक बात बताओ कि भाई ये जो स्टार्टिंग वाला है कितने, ओवरऑल तो हमारा 68 है ना, तो जो स्टार्टिंग के 5 है उनका 80 है, तो कितने ज्यादा है 12 ज्यादा है, एक छात्र पे 12 ज्यादा है, तो टोटल हमारे 5 छात्र है, यानी कि 12 पंजे 60 ज्यादा है ना, तो प्लस लगा देते हैं। इधर देखो ये 50 है, इसका मतलब ये कम है, कितना कम है 18 कम है, कितने पे कम है 5 पे कम है, यस और नो। तो अगर मैं टोटल देखूं तो ये हो गया 12 पंजे 60 और ये हो गया हमारा 90। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ओवरऑल -30 है, यानी कि जो भी ओवर एवरेज है हमारा इनका 15 का, तो 68 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या है कि -30 रहेगा कितनों पे 15 पे, 30 कम करना है हमें कितने स्टूडेंट्स पे 15 पे, 15 छात्र पे हमें कम करना है। तो बेसिकली जो हमारा एवरेज है वो कितना कम हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा, तो 68 में से 2 गया 66 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड, और ये हमारा मेथड होता है जो सबसे इजी होता है, हमें बस कंपेयर करना होता है, हमारा जो ओवरऑल एवरेज है उससे कंपेयर करना होता है। अब देखो ये वाला ज्यादा था तो हमने इसको +60 लिख दिया, ये वाला कम था तो हमने इसको -60 लिख दिया। अब हमें इसका निकालना था एवरेज, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो एवरेज है इसमें ही तो कम या ज्यादा होगा, तो देखो हमने ये तो पहले ही लिख लिया कि भाई 68 है, इसमें ही प्लस या माइनस होगा। अब हो क्या रहा है, माइनस में हो रहा है, कितना 30 हो रहा है माइनस में। अब ये बताओ ये तो ओवरऑल हो रहा है माइनस में 30, लेकिन हमें तो निकालना है एवरेज, तो टोटल संख्या से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने 15 से डिवाइड किया तो -5, एवरेज जो हमारा जो एवरेज था हमारा उसमें -2, सॉरी -2 कर देंगे तो टोटल हमारा जो एवरेज है वो 66 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। एक थोक विक्रेता एक थोक ऑर्डर डील पेश करता है और कहता है कि 15,000 से अधिक के ऑर्डर पर 10% की छूट और 5% की अतिरिक्त मौसमी छूट देता है वो, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि भाई ऑर्डर कर रहे हैं 20,000 का, तो दोनों छूट मिल जाए, क्योंकि भाई 20,000 का जो अमाउंट है वो तो 15,000 से ज्यादा का ही तो हो गया, तो दोनों छूट मिलेगी इसमें, 10 की भी और 5 की भी। अब एक बात बताओ भाई, मैंने ये बताया था कि 10% और 5% का अगर मैं समतुल्य परसेंटेज निकालूं, तो क्या मैंने बताया नहीं था कि इस तरीके से, पिछली वाली सीरीज में मैंने अच्छे से बताया है, तो मैंने बताया नहीं था कि इस तरीके से निकालना है आपको। ओके, तो ये हो गया भाई 15, और 15 में से, सॉरी 2 से डिवाइड क्यों किया मैंने, ये 100 से होगा, ठीक है। तो ये 0.5, ये आ गया हमारे पास 14.5% की छूट, यानी कि अगर हम 20,000 रुपए की ऑर्डर करेंगे तो उसमें 14.5% का छूट मिल जाएगी,
तो या तो छूट निकाल लो या फिर 14.5%, चलो छूट ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। परसेंटेज हटाऊंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, एक से ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 290, है ना। 2900 रुपये की छूट मिल जाएगी। अगर 20,000 का सामान खरीदोगे तो उस पे जो छूट है वो कितनी मिल जाएगी भाई, 2900 रुपये की। तो हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि भाई प्रभावी मूल्य छूट के बाद कितने रुपए चुकाने हैं वो बताओ। प्रभावी मूल्य का मतलब ये है। तो 20,000 का ऑर्डर किया और उस पे छूट मिल गई, 2900 रुपये की छूट मिल गई। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 17,100 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, साइन ए की वैल्यू एक्स है, टेन ए का पूछा है। सिंपल है, देखो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है। तो ये होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक लिख दो। तो ये होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पे, एक्स है, कर्ण एक है। अगर मैं इसको निकालूं तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। अब पूछा है टेन का, तो टेन होता है लंब बटा आधार, यानी कि एक्स बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, साइन ए की वैल्यू दे रखी है भाई, कितनी है भाई साइन ए की वैल्यू, 3/5। वापस से साइन ए होता है हमारा साइन ए, यानी कि ये एंगल ए है, तो ये लंब, ये कर्ण हो गया, और ये ट्रिपलेट से ही हमारा 4 हो गया। पूछा है कि ए दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब एक बात बताओ कि भाई जो ये एंगल ए है ना, ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। इस तरीके से ये आपको पता ही होना चाहिए, चतुर्थांश होते हैं, इसमें जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव रहते हैं। और इसके अंदर इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं। इसकी बात करें तो इसमें टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। इसकी बात करें तो इसके अंदर कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं टेन ए निकालूं यहाँ से तो कितना आ जाएगा, टेन ए भाई लंब बटा आधार, यानी कि 3/4। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये बताओ कि भाई टेन सेकंड क्वाड्रेंट में है यहाँ पे पॉजिटिव, नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल दो ही फंक्शन पॉजिटिव में होते हैं, साइन और कोसेक। तो इसका मतलब ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का साइन हो रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक सेक्टर का कोण इतना है और वर्ग की त्रिज्या इतनी है, तो सेक्टर का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो सेक्टर का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, ये होता है भाई, ठीक है। ये होता है सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। कुछ नहीं, बस अब वैल्यू पुट करनी है। आर का कितना है भाई, 8, 8 8 64, और थीटा कितना है, π/3 है। तो अगर मैं कैंसिल आउट करूं इसको तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, सॉरी 3 से तो ये कटेगा ही नहीं, ये 2 से कट जाएगा भाई, 2 से हो जाएगा 32π/3, 32π/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस हमें याद रखना है तो ये सेक्टर का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले मैंने पिछली सीरीज में डिस्कस किए हैं, आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ में। साथ ही साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उसको आपका अपडेट मिल सके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। साइन एक्स इज इक्वल टू कोस 2x माइनस 10 डिग्री, एक्स की वैल्यू बतानी है। जब भी कभी साइन और कोस दोनों फंक्शन इज इक्वल टू के ऑपोजिट हो तो इसमें क्या करना है, जो इनका एंगल है उनका सम 90 डिग्री होता है। ये रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अभी आने वाली जो सीरीज है उसमें मैं हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए मेरे से, ताकि मैं इसको हर एक चीज़ को डिटेल में बहुत ही बेसिक से बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, ठीक है। तो अगर इनका एंगल अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस में 10 इज इक्वल टू 90, ओके। क्योंकि ये 90 के बराबर होता है, इन दोनों के एंगल को जोड़ दिया। कब जोड़ना है, एक ही कंडीशन, जब साइन और कोस इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड हो, ओके।
अब मैं देखूं तो 3x इज इक्वल टू 100 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 33 पॉइंट में 33 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दो वर्त की त्रिज्याएं हैं 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, उनके केंद्र की बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। पूछा है एक सीधी उपविनिष्ट स्पर्श रेखा की लंबाई। तो सीधी उपविनिष्ट स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है। केंद्र के बीच की दूरी है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 माइनस R1 कितना है 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 225 में से 25 किया तो 200 हो गया, यस और नो। और 200 को हम लिख सकते हैं 100 इंटू, तो ये हो गया भाई 10√2, 10√2 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वर्त के केंद्र से एक स्पर्श रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। पिछली सीरीज में काफी बार रिपीट हुआ था कि अगर कोई जीवा है और केंद्र से अगर इस तरीके से जीवा पे, तो इस तरीके से कोई जीवा है और अगर केंद्र से अगर मैं जीवा पे लंब डालूं तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, सिंपल है भाई, पता होना चाहिए सभी को। एक जीवा एक वर्त को दो चाप में विभाजित करती है, परिधि पर दीर्घ चाप द्वारा, परिधि पर बनाए गए कोण कितना है 110 डिग्री। तो दीर्घ चाप द्वारा केंद्र, अगर परिधि पे जो कोण बन रहा है 110 डिग्री, उसका पूछा है कि अब केंद्र पे कितना बनेगा, तो केंद्र पे डबल हो जाता है भाई। परिधि पे जितना भी कोण बनता है एक चाप के द्वारा, अगर उसी चाप के द्वारा केंद्र पे कोण बनाया जाए तो उसका डबल हो जाता है। 220 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्त में जीवा ए बी वर्त पर एक बिंदु सी पर 50 डिग्री का कोण बनाती है, इसी चाप पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर डी तो ए बी द्वारा बनाएगा कोण। देखो भाई एक जीवा है, सिंपल है भाई, इतना ही कोण बनेगा, इसका 50 डिग्री बनेगा, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा? देखो एक जीवा है, जीवा है, सपोज करो इस जीवा से यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है यहाँ पे, और वो एंगल कितना बन रहा है 50 डिग्री का बन रहा है। अब क्या बोल रहे हैं कि इसी जीवा के द्वारा, सपोज करो ये पॉइंट सी पे बना, इसी जीवा के द्वारा यहाँ पे बन गया, तो भाई ये एंगल भी बराबर ही होगा। देखो सेम जीवा, एक ही जीवा के द्वारा एक वृत्तखंड में जो कोण बनाए जाते हैं वो सिमिलर होते हैं, चाहे वो कितने ही बने। चाहे तो एक और बना लो यहाँ पे, इसको बना के देखेंगे तो ये भी सिमिलर ही होगा, 50 ही होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक बाहरी बिंदु P से एक वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई। क्यों बिंदु Q पर वर्त की तीसरी स्पर्श रेखा P और PB को क्रमशः R और S पर काटती है। तो PA की वैल्यू दे रखी है हमें 10, तो PRS का परिमाप बताना है 20 सेंटीमीटर। ओरली करने वाला क्वेश्चन है। देखो कह क्या रहा है वो, इस तरीके से एक वृत्त है और इस पे दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक तो ये और दूसरी ये वाली। अब इसको बोल दिया हमने PA और इसको बोल दिया हमने PB, यस और नो। और यहां से एक और स्पर्श रेखा बना दी तीसरी, तीसरी तो ये इसको किस पे काट रही है, ये R पे काट रही है और ये S पे काट रही है, यस और नो। और PA की लेंथ बता दी हमें 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ मुझे, शायद इतनी बात तो सभी को पता होगी, ये वर्त है और वर्त पे जो दो स्पर्श रेखा सपोज करो हमने बनाई, तो इन दोनों की जो लेंथ है वो बराबर होती है। ठीक है, इन दोनों की लेंथ बराबर होती है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब एक बात बताओ, ये जो पूरी है, ये जो पूरी है स्पर्श रेखा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, क्या ये दोनों बराबर नहीं होगी? चाहे ये कुछ भी हो, ये 10 में से हमें तो पूरी बता रखी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये हमें बताई भी नहीं हुई, ना ही हमें निकालने की जरूरत, क्योंकि ये जितनी यहाँ पे बन रही है इतनी इधर घूम गई है, जितनी इधर बन रही है इतनी इधर घूम गई। तो कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ से चलूं और मैं यहाँ तक आऊं, यहाँ तक, तो ये 10 सेंटीमीटर ही होगी, यस और नो। सिमिलरली ही इधर होगा। देखो जो यहाँ पे बन रही हुई है, अगर मैं इसको इधर घुमा दूं तो ये भी तो सेम ही बनेगी, तो 10 ये हो गई और 10 ये हो गई। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा त्रिभुज PRS, तो 10 और 10, ये 10 कब बनेगा? इतना, यहाँ तक, यहाँ तक। इसी तरीके से ये 10 कितना होगा? यहाँ तक। तो आ गया ना परिमाप 20 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, बहुत ही स्मार्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ में। अगर ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी अपडेट चाहिए आपको, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं अगली सीरीज में उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक